सरकार ने 20 जून को एक ऐसा खास माइलस्टोन हासिल कर लिया है जिसका असर बहुत गहराई तक होगा और ये असर पीढ़ियों तक दिखेगा। ये अचीवमेंट क्या है जानने से पहले ये खूबसूरत वीडियो देखिए। ये सफेद रंग की 8 कोच वाली ट्रेन पूरे गौरव के साथ नीले आसमान के नीचे और चिनाब नदी से सैकड़ों फीट ऊपर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ एक पुल को क्रॉस कर रही है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या खास है इस वीडियो में। ऐसे तो कई ट्रेन्स कई पुल्स को पार करती हैं। बट वेट दोस्तों, ये कोई आम घटना नहीं है। ये ट्रेन सिर्फ एक पुल को पार नहीं कर रही है, ये ट्रेन एक इतिहास लिख रही है और ये ट्रेन जिस पुल को क्रॉस कर रही है वो पुल भी कोई आम पुल नहीं है। ये ट्रेन और ये पुल एक बहुत बड़े बदलाव का सिंबल है। ये ऐसा बदलाव है जो पूरे जम्मू कश्मीर को बदल कर रख सकता है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, जम्मू कश्मीर की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। यहां तक कि ये ऐसा बदलाव है जिससे जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े दुश्मन यानी आतंकवाद और अलगाववाद जैसी कॉम्प्लेक्स समस्याओं को भी सुलझाया जा सकता है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे इसी वीडियो में, लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। फोर्थ डायमेंशन में आपका स्वागत है, मैं हूं अमृत उपाध्याय। तारीख 20 जून 2024। इस दिन भारतीय रेलवे ने एक बेहद खास जगह पर 8 कोच वाली मेमू ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया। इस ट्रायल को कई लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है ये समझने के लिए एक आसान सा तरीका है। इसके लिए आपको हमारे साथ एक ट्रेन जर्नी पर चलना पड़ेगा। यह ट्रेन यात्रा शुरू होगी जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में सिचुएटेड एक फेमस जगह से जिसका नाम है बारामूला। एक रैंडम फैक्ट आपको बताता हूँ कि बारामूला को कश्मीर में वरमूल कहा जाता है और इसका प्राचीन नाम है वराहमूल। अब बारामूला कह लें या वरमूल, ये शहर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत के विभाजन से पहले कश्मीर घाटी में प्रवेश होने का प्रमुख मार्ग यहीं से होकर जाता था और इस कारण इसे कश्मीर का द्वार भी कहते हैं। पाकिस्तान के साथ कई लड़ाइयों की खबरों में आपने बारामूला का नाम जरूर सुना होगा। ये जगह भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। खैर, वापस आते हैं हमारी ट्रेन जर्नी पर। एक ट्रेन है, ट्रेन नंबर है 04668। एक डीएमयू ट्रेन है, DMU ट्रेन है जो बारामूला से संगलदान के बीच चलती है। हमें इसी ट्रेन में बैठना है। यह ट्रेन हमें बारामूला से साउथ की ओर ले जाएगी। आपको इस जर्नी का मैप भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमें इस जर्नी में बडगाम, श्रीनगर, अवंतीपुरा, अनंतनाग, काजीगुंड, बनिहाल जैसे बेहद खूबसूरत स्टेशन भी मिलेंगे। हम अगर ठंड के मौसम में इस ट्रेन में सफर करेंगे तो बिल्कुल स्विट्जरलैंड वाली फील आएगी। इस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज है संगलदान। इसके आगे अभी फिलहाल ट्रेन नहीं चलती। जब ट्रेन ही नहीं चलती तो आप आगे कैसे जाइएगा। यहाँ आपको एक फैक्ट बताता हूँ। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी 2024 को बनिहाल संगलदान सेक्शन का उद्घाटन किया था। रेलवे को इस ट्रैक को बनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी क्योंकि बनिहाल से संगलदान के बीच 48 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का 90% से ज्यादा हिस्सा पहाड़ी रामबन जिले में सुरंगों से होकर गुजरता है। इन सुरंगों में देश की सबसे लंबी 12.77 किलोमीटर लंबी सुरंग जिसका नाम T50 है भी शामिल है। इसमें 16 पुल भी बनाए गए हैं। बहरहाल, संगलदान के साउथ में अगला स्टेशन पड़ता है दुग्गा, फिर दुग्गा से बक्कल होते हुए रियासी और फिर रियासी से आगे जाने पर माता वैष्णो देवी मंदिर वाला कटरा स्टेशन आता है। अब बात यह है कि संगलदान से रियासी पैच में ट्रेन नहीं चलती हैं। यह आपको पहले भी बताया गया है, लेकिन इसके आगे यानी कटरा स्टेशन से जम्मू होते हुए इंडियन रेलवे के नेटवर्क से आप पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, घूमना फिरना तो अपनी जगह है, लेकिन ये सोचिए कि कभी युद्ध जैसी गंभीर सिचुएशन बनी तो क्या होगा। तब इस ट्रैक की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये ट्रायल रन कितना इंपॉर्टेंट था। दोस्तों, ट्रायल रन करने का मतलब है कि अब यह रेलवे ट्रैक एकदम सेफ है ट्रेन्स के ऑपरेशन के लिए। इस सक्सेसफुल ट्रायल ने जम्मू से बारामूला तक रेल सेवा शुरू करने का रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यानी अब सही मायनों में कोई व्यक्ति कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रेन के द्वारा आ जा सकता है। ट्रायल रन के बाद रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रेलवे बोर्ड, उत्तर रेलवे और कोंकण रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नवनिर्मित चिनाब पुल के व्यापक निरीक्षण के बाद रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच 46 किलोमीटर लंबे इलेक्ट्रिक लाइन सेक्शन पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रायल रन किया गया।
आपको बता दें कि यह ट्रेन रास्ते में 9 सुरंगों से गुजरी, जिनकी संयुक्त लंबाई 40.787 किलोमीटर है। इस सक्सेसफुल ट्रायल के हो जाने के बाद अब श्रीनगर और बारामूला जैसे स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के शहर देश के बाकी हिस्सों से रेलवे द्वारा जुड़ जाएंगे। आपने गौर किया होगा कि हमने चिनाब पुल की बात की है, लेकिन चिनाब पुल के बारे में बात करने से पहले हम कश्मीर में ट्रेन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखिए, आजादी के बहुत पहले जब जम्मू और कश्मीर रियासत हुआ करती थी, तब अंग्रेजों द्वारा इस इलाके की पहली रेलवे लाइन 1897 में जम्मू और मैदानी इलाके में सियालकोट के पास 40-45 किलोमीटर लेंथ की बनाई गई थी। फिर 1902 और 1905 में झेलम के रास्ते रावलपिंडी और श्रीनगर के बीच एक रेलवे लाइन प्रस्तावित की गई। ये रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को अविभाजित भारत के रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह रियासी के रास्ते जम्मू श्रीनगर लाइन को बनवाने के पक्ष में थे। नतीजा ये हुआ कि दोनों में से कोई भी परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। फिर बंटवारे के बाद सियालकोट पाकिस्तान में चला गया और जम्मू भारत के रेल नेटवर्क से कट गया। बाद में 1975 में पठानकोट जम्मू लाइन का उद्घाटन हुआ। तब तक जम्मू और कश्मीर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पंजाब में पठानकोट ही हुआ करता था। यानी आप पठानकोट तक ट्रेन से आइए, फिर सड़कों के रास्ते जम्मू कश्मीर जाइए। फिर बाद में और तरक्की हुई और 1983 में जम्मू और उधमपुर के बीच रेलवे लाइन पर काम शुरू हुआ। 53 किलोमीटर लंबी इस लाइन की अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपए थी और इसे 5 साल में पूरा किया जाना था, लेकिन आखिरकार इसमें 21 साल लगे और 515 करोड़ रुपए लग गए और 2004 में यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ। इस परियोजना में 20 प्रमुख सुरंगें और 158 पुल बनाए गए। एक बात और, जब जम्मू उधमपुर लाइन पर काम चल रहा था, इसी बीच 1994 में केंद्र सरकार ने उधमपुर से श्रीनगर और फिर बारामूला तक लाइन के विस्तार की घोषणा कर दी। ये एक बहुत बड़ी घोषणा थी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन यानी USBRL हर मायने में एक बड़ी परियोजना थी। इस परियोजना को मार्च 1995 में 2500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी गई थी, लेकिन कई प्रैक्टिकल कारणों से जैसे वेदर, टेररिज्म, डिफिकल्ट टोपोग्राफी के कारण इस प्रोजेक्ट को बूस्ट नहीं मिल पा रहा था। इस परियोजना को 2002 के बाद गति मिली। तब तक भारत पाकिस्तान के साथ कारगिल की जंग लड़ चुका था। 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का कारण यह था कि यह स्वतंत्रता के बाद भारतीय रेलवे द्वारा किए गए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक था और इस ट्रैक की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। इस पूरी परियोजना में कई चुनौतियां सामने आई। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हिमालय अभी युवा है तथा भूगर्भीय रूप से अस्थिर है, यानी यहाँ टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण लगातार भूकंप आते रहते हैं। ये ट्रैक भूकंपीय दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय जोन 4 और जोन 5 में स्थित है। यहाँ सिर्फ पहाड़ हैं, खाइयां हैं, नदियां हैं। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है। एक बात सोचिए कि अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं या अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपको महसूस हुआ होगा कि यहाँ छोटे से छोटे काम के लिए भी पहाड़ में उतरना चढ़ना पड़ता है और ऐसी जगह पर कोई नॉर्मल सा कंस्ट्रक्शन करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल आती है यहाँ। ऐसी जगह पर पुलों और सुरंगों के निर्माण में गंभीर चुनौतियां तो आना ही है और आती भी है। खैर, चुनौतियों से लड़ते हुए परियोजना का प्रथम चरण का उद्घाटन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के द्वारा अक्टूबर 2009 में किया गया। इस पहले चरण में 118 किलोमीटर लंबा काजीगुंड बारामूला सेक्शन आता है। इसके बाद जून 2013 में 18 किलोमीटर लंबे बनिहाल काजीगुंड सेक्शन का और जुलाई 2014 में 25 किलोमीटर लंबे उधमपुर कटरा सेक्शन का उद्घाटन किया गया। फिर फरवरी 2024 में रामबन जिले में बनिहाल और संगलदान रेलवे स्टेशनों के बीच लगभग 40 किलोमीटर के ट्रैक और सुरंगों पर पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि परियोजना की लागत अब 35,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। पुल फासले कम करते हैं और नजदीकियां बढ़ाते हैं। कितनी सिंपल सी और गहरी फिलॉसफी है। हमने आपसे जिक्र किया था चिनाब पुल का। अभी जिस ट्रायल रन की हमने बात की, वो ट्रायल रन भारतीय रेलवे ने रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बने चिनाब रेलवे ब्रिज पर किया था।
अब इस लाइन पर जल्द ही रेल सेवाएं शुरू हो जाएंगी। मंत्रालय के अनुसार यह पहली कंप्लीट ट्रेन थी जो चिनाब नदी पर डुग्गा और बक्कल स्टेशनों के बीच स्थित चिनाब रेल ब्रिज को पार कर गई थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चिनाब रेलवे ब्रिज से जुड़ी हुई एक सामान्य सी गलतफहमी को दूर करना चाहिए। देखिए, ज्यादातर लोग चिनाब रेल ब्रिज को दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चीन में दादुहे रेलवे ब्रिज है। यह चीन के सिचुआन प्रांत के चांगजांग लुडिंग में स्थित है। दादुहे रेलवे ब्रिज एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसका मेन स्पैन 1060 मीटर का है। यह पुल 1000 किलोमीटर लंबे सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन के बीच बना है। दादुहे रेलवे ब्रिज की ऊंचाई नदी के तल से 380 मीटर यानी 1247 फीट है। अगर चिनाब रेल पुल की ऊंचाई नदी तल से हम नापें तो ये 359 मीटर बैठती है। लेकिन मायूस मत होइए, अपने चिनाब ब्रिज का भी एक रिकॉर्ड है। दरअसल चिनाब रेल ब्रिज आर्क ब्रिज की कैटेगरी में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। देखिए, ब्रिज कई तरीके के होते हैं, जैसे आर्क ब्रिज, बीम ब्रिज, केबल स्टेड ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, ये कई तरह के ब्रिज हैं, ट्रस ब्रिज और टायर्ड आर्क ब्रिज एटसेट्रा एटसेट्रा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज दादुहे ब्रिज सस्पेंशन कैटेगरी का ब्रिज है। अब चिनाब रेल ब्रिज की खूबियों को भी जान लेते हैं। इस ब्रिज को बनाने में 1486 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह ब्रिज इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। यह पुल पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और ये इतना मजबूत बनाया गया है कि 120 सालों तक सीना चौड़ा करके खड़ा रह सकता है। ऑन अ लाइटर नोट, दुष्यंत साहब अगर इस ब्रिज को देखते तो शायद तू किसी रेल सी गुजरती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूं नहीं लिख पाते, क्योंकि ये ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक की हवाओं का सामना बखूबी कर सकता है। यह ब्रिज भूकंपीय क्षेत्र 4 में स्थित है और रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता तक के भूकंप को सह सकता है। इसके साथ ही अगर इस ब्रिज में किसी आतंकवादी ने बम फोड़ दिया तो भी इसका बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि यह ब्रिज हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन प्रूफ है। इस ब्रिज की स्टेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि इस ब्रिज पर ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाई जा सकती है। नॉर्मली रेलवे ब्रिज में रस्ट को रोकने के लिए पेंट करना या देखरेख करना एक चैलेंजिंग और महंगा टास्क होता है और अक्सर 6 से 7 सालों में ही ये प्रोसेस दोहराना पड़ता है। लेकिन चिनाब रेलवे ब्रिज में ऐसा पेंट किया गया है कि 15 से 20 सालों तक दोबारा पेंट करने की नौबत नहीं आएगी। कुल मिलाकर ये पुल और यह रेलवे लाइन दोनों अपने आप में एक इंजीनियरिंग की मिसाल हैं, अजूबा है। अब यह भी जानना बाकी है कि यह रेलवे लाइन महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, अब पूरे ट्रैक के बन जाने से लोगों के पास अब जम्मू और कश्मीर के बीच यात्रा करने का, रसद पहुंचाने का, सैन्य साजो सामान पहुंचाने का एक और विकल्प आ गया है। यानी खास बात यह है कि अब सड़क मार्ग पर निर्भरता कम होगी। दोस्तों, भूस्खलन का ये वीडियो देखिए कैसे सड़क समेत पूरा पहाड़ ही धराशायी हो गया। आपको पता ही है कि सड़कें भूस्खलन के कारण अक्सर बंद हो जाती हैं और भूस्खलन के कारण जान माल समय का बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। भूस्खलन जब होता है तो कई घंटों से लेकर कई दिनों तक ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाते हैं। यानी अब सड़क मार्ग का एक विकल्प, एक ऑप्शन तैयार है। नॉर्मली भूस्खलन के कारण रामबन और बनिहाल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद हो जाता है। अब इस रेलवे ट्रैक के पूरा होने के बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक फायदा और होगा, इस ट्रैक के पूरा होने से श्रीनगर और जम्मू के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। अभी सड़क मार्ग से 7 से 8 घंटे लगते हैं और अगर आप जाम में फंस गए तो कहना ही क्या है। अच्छी बात यह है कि अब ट्रैक के बन जाने से यह समय घटकर 3 से 3.5 घंटे रह जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार वंदे भारत ट्रेन लोगों को जम्मू से श्रीनगर तक यात्रा करने और उसी शाम वापस लौटने की सुविधा देगी। इसके अलावा इस ट्रैक के बनने से पर्यटन और अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। इस नए रेल मार्ग से जम्मू संभाग के दूर दराज के इलाकों में पर्यटकों के लिए भी रास्ता खुल गया है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होना तय है। एग्जाम्पल के लिए संगलदान से करीब 5 किलोमीटर दूर गर्म पानी के झरने हैं और पास में ही खूबसूरत गूल घाटी है। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी की कमी के कारण ये इलाके अभी तक अनदेखे रह गए। इसके साथ ही इस ट्रैक से पूरे कश्मीर के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि इससे सेब, सूखे मेवे, पश्मीना शॉल, हस्तशिल्प आदि जैसे सामानों को देश के अन्य भागों में कम से कम समय और कम लागत पर आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार बनिहाल और बारामूला के बीच 4 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। इनमें से 3 के लिए जमीन की पहचान भी कर ली गई है।
कार्गो टर्मिनल बनने से लॉजिस्टिक की समस्याएं भी नहीं आएंगी, इससे भी बहुत फायदे होंगे। इसके कारण देश के अन्य भागों से इस इलाके में आने वाले डेली यूज के सामान जैसे पैकेज्ड आइटम के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी कमी आने की उम्मीद है। जैसे जम्मू कश्मीर में पैकेज्ड मिल्क की बहुत डिमांड है और ये पैकेज्ड मिल्क दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा से ही आता है और सड़क के रास्ते के कारण इन आइटम्स की प्रॉपर सप्लाई में दिक्कत बनी रहती है, किल्लत बनी रहती है और इस कारण से ऐसे आइटम्स महंगे भी हो जाते हैं। ट्रेन के रास्ते माल आने से राहत जरूर मिलेगी। एक सवाल और है, क्या आपने पहाड़ों वाली मैगी खाई है? हिल स्टेशन में 10 रुपए वाली मैगी 70 और 80 रुपए की मिलती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मैगी बेचने वाले की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मेहनत बहुत ज्यादा है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन अब जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो तो टूरिस्ट के साथ साथ लोकल लोगों को भी महंगाई से काफी राहत मिलेगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए, सड़क बनाना, पुल बनाना, ट्रेन चलाना एक प्रकार से आर्थिक विकास का एग्जाम्पल है। इसको आप बुनियादी ढांचे में किया गया इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जहां जहां आर्थिक विकास कम हुआ और जहां जहां पहाड़, पर्वत, खाइयां जैसे दुर्गम इलाके हैं, वहां कई समस्याएं खुद ब खुद जन्म लेती हैं। जैसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, एमपी के दक्षिण इलाकों में नक्सलवाद की समस्या, नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद की समस्या, ऐसे ही कश्मीर में आतंकवाद की समस्या। हालांकि इसके उपजने के कारण बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, कोई एक कारण सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कम आर्थिक विकास का होना एक कारण तो जरूर माना जाता है। अब सवाल यह है कि क्या बुनियादी ढांचे में किए गए इन्वेस्टमेंट से या एक व्यापक आर्थिक विकास से या जीडीपी में ग्रोथ से आतंकवाद जैसी समस्या को सुलझाया जा सकता है? देखिए, ऐसा देखा गया है कि एक प्लानिंग के तहत इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने से सिचुएशन को सुधारा जा सकता है। एक सिद्धांत है कि सामान्यतः प्रॉस्पेरिटी शांति को जन्म देती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पूरे जम्मू कश्मीर में स्थिति गड़बड़ हो, लेकिन कुछ प्रमुख सेंटर्स को छोड़ दें तो अधिकतर जगहों में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड लो हैं। कामकाज की कमी है, नौकरियों की कमी है, स्किल की कमी है, एडुकेशन की कमी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है। यहाँ अधिकतर लोग ट्राइबल हैं जो कि खेती करके और जानवरों से ही अपना गुजारा करते हैं। ऐसे मासूम लोगों को आतंकवाद फैलाने वाली एजेंसी आसानी से अपना शिकार बना लेती हैं और इन्हें ट्रेन करने लग जाती हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी पैसों के नाम पर ये मासूम फंस जाते हैं। अब अगर ऐसे पिछड़े इलाकों में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगा, यानी जब सड़कें सुधरेंगी, ट्रेनें चलेंगी, स्कूल कॉलेज बनाए जाएंगे, आईआईटी, एम्स और आईआईएम जैसी संस्थाएं बनाई जाएंगी, नए हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, नए इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर होंगे, तो बहुत सारा कामकाज पैदा होगा। लोकल लेवल पर रोजगार की बाढ़ आ जाएगी, सोच में बदलाव आ जाएगा और फिर इलाके की सूरत बदलने में देर नहीं लगेगी। जब इकोनॉमी का एक पूरा चक्र घूमेगा तो आबादी के हर हिस्से को इससे फायदा मिलेगा और मिलता भी है। हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे केवड़िया विलेज को ले लीजिए। एक समय वहां कुछ नहीं था, फिर वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी, सड़कें बनी, भारी संख्या में लोग देखने पहुंचे, एक पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम डेवलप हुआ। ठेले वाले से लेकर एक पूरी होटल चेन वाले तक ने पैसा कमाया, तरक्की हुई, खुशहाली आई और धीरे धीरे इलाके की शक्ल सूरत बदल गई। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सरकार जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने को या आर्थिक विकास करने को सीरियस है या केवल बातें बना रही है? इसी मामले के संबंध में गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर दिया, जो आपको जानना जरूरी है। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू और कश्मीर के लिए एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत हुई। क्षेत्र के विकास, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक ताने बाने में व्यापक बदलाव देखने को मिले। बुनियादी ढांचे में भी उल्लेखनीय सुधार हुए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत 53 परियोजनाओं में तेजी देखी गई। शिक्षा के बुनियादी ढांचे में वृद्धि देखी गई। इसके अलावा जल विद्युत परियोजनाओं का महत्वपूर्ण विकास हुआ। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग के अपग्रेडेशन सहित सड़क बुनियादी ढांचे में पर्याप्त वृद्धि हुई और प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं पूरी हुई। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति देखी गई।
अभी कुछ महीनों पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी बताया था कि पिछले 4-5 वर्षों में किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर की जीडीपी 2018-19 में 1.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 2.64 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास की गति को तेज करना और इसे बहुआयामी बनाना है। इस सिचुएशन को हम सीधे इन्वेस्टमेंट से जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जम्मू और कश्मीर में निवेश या औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2021 में 28,400 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना अधिसूचित की थी, नोटिफाई की थी। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा अन्य पहले भी की गई हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति 2021 से लेकर 2030, जम्मू और कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021 से 30, जम्मू और कश्मीर निजी औद्योगिक एस्टेट विकास नीति 2021 से 30। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति 2022, जम्मू और कश्मीर ऊन प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और हथकरघा नीति 2020, निर्यात सब्सिडी योजना 2021 इत्यादि। ये सब इसलिए किया गया ताकि जम्मू और कश्मीर को इन्वेस्टर हब बनाया जा सके और आर्थिक विकास किया जा सके। डेटा से समझे तो जम्मू और कश्मीर में 2019-20 में 296 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा 2080 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। यानी 2019-20 से 23-24 तक कुल 5,319 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। हमने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कई फैक्टर्स एक साथ काम करने से इस क्षेत्र में कई व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन आतंकवाद पर इसका क्या असर पड़ा है, ये अभी तक हमने नहीं बताया। एक लिस्ट देखिए। 18 में आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाओं की संख्या 228 थी। वहीं ये घटनाएं 2023 के अंत तक 43 तक सिमट गई। ऐसे ही सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच की मुठभेड़ें 2018 में 189 बार हुई। 2023 के अंत तक ऐसी मुठभेड़ें सिर्फ 48 रह गई। आतंकवादी गतिविधियों में मारे गए नागरिकों की संख्या इसी टाइम पीरियड में 55 से 13 पहुंच गई। ऐसी आतंकवादी घटनाओं को रोकने में 2018 में 91 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, वहीं यह आंकड़ा 2023 के अंत तक सिर्फ 25 है। यानी इन डेटा से पता चलता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, सरकार का आतंकी इकोसिस्टम को नष्ट करने का दृष्टिकोण ऐसे फैक्टर्स हैं जो जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रख रहे हैं और विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन सरकार के आतंकवाद के खिलाफ कड़ाई या लड़ाई का फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ है। अब कश्मीर घाटी में तो आतंकवाद की घटनाएं कम हो गई हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी का बाजार अब पुंछ और राजौरी में शिफ्ट हो गया है। यानी आप कह सकते हैं कि पुंछ और राजौरी जम्मू कश्मीर के नए आतंकवादी गढ़ बन गए हैं। आप एक लिस्ट देखिए कि कैसे इन दो इलाकों में पिछले 5 सालों में हत्याएं बढ़ गई। देखिए, आतंकवाद जम्मू कश्मीर का एक नासूर है। समस्या बहुत पुरानी है, इसलिए समाधान में बहुत समय भी लगेगा। लेकिन अब वो रास्ता दिख गया है जिस रास्ते से आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सकता है। आप गौर करेंगे तो ये एक पूरा साइकिल है। आर्थिक विकास होगा तो आतंकवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा तो आर्थिक विकास होगा, और सरकार को दोनों फ्रंट पर काम करने की जरूरत है और संयोग से ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। दोस्तों, नई रेलवे लाइन, नए पुल बनाने का भी यही मकसद है कि लोगों की आवाजाही आसान बने, लोग आसानी से कारोबार कर सकें, पैसा कमा सकें, प्रॉस्पेरिटी आ सके, लोगों की लाइफ नॉर्मल हो सके और फिर जम्मू कश्मीर बदल सके। याद रखिए, पुल फासले कम करते हैं और नजदीकियां बढ़ाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।